ठीक है, हम लोगों ने डीपीएसपी पढ़ रहे थे और काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था, उम्मीद करता हूँ आपको वो याद होगा। ठीक है, जिसमें हमने भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और ये इसका उद्देश्य जो है वो एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने की बात बोलता है। वेलफेयर स्टेट, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की बात बोलता है कि एक ऐसा देश हो भारत जिसमें कल्याणकारी यानी गरीबों के लिए भी बहुत कुछ रहे। तो जो मोदी जी वगैरह, योगी जी वगैरह जो योजनाएं देते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से इंस्पिरेशन होती है। तो ये जो चीज है वो हमें एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात बोलता है। हमारी जो भी पॉलिसीज होती हैं वो इसी बात पे होती है कि हम एक कल्याणकारी राज्य बन सके। इसीलिए पीडीएस का कॉन्सेप्ट हमारे देश में अभी भी है, या आपका मिड डे मील का कॉन्सेप्ट हमारे देश में है। ठीक है, फिर ये बात हमें पता लगी कि भाई एनफोर्स नहीं कर सकते इसको, कि कोर्ट में नहीं जा सकते इसको आप। ठीक है, फिर हमने पता लगा है कि जितने भी आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक, इनको डिवाइड किया गया। जो हमने पहले वाले में पढ़ा इकोनॉमिक जस्टिस यानी आर्थिक न्याय के बारे में पढ़ा, जिसमें आर्टिकल 38(2) था। इसमें प्रतिष्ठा और आय और प्रतिष्ठा अवसर सभी को, जितने भी डिफरेंसेस थे, असमानता थी, उसे खत्म करने की बात बोली गई। 39 आर्टिकल में कुछ 4-5 बातें बोली गई हैं जो मैंने पहले भी कहा था कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्टिकल 39 ए बी सी डी तक मैच द फॉलोइंग सवाल बन जाता है। तो 39A में जो है वो स्त्री और पुरुष के समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का बात की गई है। 39B में जो बोला गया है कि भाई ऐसी कम रिसोर्सेज हो तो वो सभी देश के रिसोर्सेज देशवासियों के लिए होने चाहिए। फिर आर्टिकल 39C में बोला गया कि जो हमारा एक क्या है कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि हो। मतलब कि केंद्रीय वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन या एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। सब जो वेल्थ है सब में बंटनी चाहिए, पैसा सब में बंटना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब रह जाए। 39D की बात करते हैं तो इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है आदमी और औरतों के लिए, ऐसी बात बोली गई है। अब मान लीजिए कभी कोई कंपनी या किसी तरह से ये चीज अचीव नहीं हो पा रही है कि आदमी और औरत एक ही काम कर रहे हैं बट सैलरी अलग अलग मिल रही है, तो इसका आप कोर्ट में जाकर, ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जाकर क्लेम कर दोगे देखो हमें सैलरी कम मिल रही है, उसको ज्यादा मिल रही है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डीपीएसपी एनफोर्स नहीं कर सकते, मतलब आप कोर्ट में आके इसे लागू नहीं करा सकते। फंडामेंटल राइट्स ऐसी चीज है जो कि कोर्ट के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। ठीक है, फिर बात 39 की ये बात होती है तो उसमें स्वास्थ्य के बारे में बात की गई कि स्वास्थ्य सबका अच्छा होना चाहिए। और 39F की बात जो होती है कि युवकों का शोषण वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए इसमें। फिर आर्टिकल 41, अच्छा मैंने पहले बताया कि 36 to 51, या तो आप पहला तो सीक्वेंस में याद कर लो सबको, क्योंकि एक कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि 36, 37, 38 इस तरह के लाइन से पूछ लेते हैं। कभी कभी ये पूछते हैं कि भाई आर्थिक कौन से हैं डीपीएसपी, या गांधीयन कौन से हैं, गांधीवादी कौन से हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में आपको पढ़ना पड़ेगा। सीक्वेंस से पढ़ लीजिएगा या फिर कैटेगरी करके पढ़ लीजिएगा। तो अभी कैटेगरी में पढ़ रहे हो तो 39 के बाद सीधे 41 पे आते हैं। 41 वाला जो बोल रहा है वो राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, कि भाई योग्यता के अनुसार रोजगार, शिक्षा प्राप्त कर सके और बुढ़ापा, बीमारी और ऐसी दशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। यानी कि जो हम देखते हैं कि बुढ़ापे में पेंशन जो मिलती है, ठीक है, या सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं इस चीज का, तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है आर्टिकल 41 से ड्राइव होता है, आता है। 42 की बात कर लेते हैं तो उसमें बोला गया कि भाई काम तो है वो अच्छे कंडीशन में रहे, ऐसा ना हो कि बहुत ही खराब कंडीशन है वहां पे नहीं होना चाहिए। और अगर कोई महिला है तो उसको मैटरनिटी रिलीफ चाहिए तो दे सकते हैं, 3 महीने की छुट्टी विद फुल सैलरी जो होता है वो दिया जाता है। फिर लिविंग वेजेस फॉर वर्कर रहते हैं, इसमें बोला गया है कि राज्य ऐसे कानून लगाएगी कि जितने भी वर्कर्स हैं उनका जीवन जो है बढ़िया तरीके से चल सके, इसके लिए थोड़ा सा एक मिनिमम उचित वेतन की बात कही गई है। 39 का इसमें जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रीज। ये हमने नहीं पढ़ा था ना शायद, है ना? हम 43 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। अभी जो मैंने 5 मिनट पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन था, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा 2 दिन की छुट्टी के बाद हम लोग मिले हैं। तो 39 के अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? जितना भी बोला है मैं फटाफट रिवाइज कराया है, कोई समस्या तो नहीं है ना? नो, नो सर, नो सर। खाली रिवाइज कराते हैं कि चलो आप लोग सीक्वेंस आपकी कंटिन्यूटी बन सके आप लोगों की। ठीक है,
अब हम लोग 43 के बारे में पढ़ रहे हैं। 43 को शायद पहले नहीं पढ़ा गया था, तो अब पढ़ रहे हैं। तो 43 पहले तो इसमें लिविंग वेजेस फॉर वर्कर रहा है कि क्या कि जितना भी राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन मिल सके, यानी कि कम से कम एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी या वेजेस तो होने चाहिए ना। ऐसा हो कि वो अपने परिवार का पोषण कर सके, इतना कम भी ना हो। तो सरकार ध्यान रखती है इस बात का कि ऐसा ना हो कि कंपटीशन के चक्कर में बिल्कुल ही पैसा खत्म हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे कैपिटलिज्म होता, प्योर पूंजीवाद होता, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको नौकरी सैलरी मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। वो कहता है कि जैसा है देख लो, जिसको जैसा है समझ लो, हम सरकार जो है वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन दुनिया में कोई भी बहुत ज्यादा फुल नहीं कह सकते कि पूरा कैपिटलिस्ट कंट्री कोई नहीं है। सब लोगों ने लगभग मिक्स ही अपनाया हुआ है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई कम से कम मिनिमम वेजेस हो, कि भाई इससे कम नहीं दे सकते, भले कितने भी कंपटीशन क्यों ना हो, इतना मिनिमम तो तनख्वाह तुम्हें देनी ही पड़ेगी। राज्य ये प्रयास करेगा कि गांव में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके। तो ये कुटीर उद्योग, सवाल पूछ रहे हैं कि कुटीर उद्योग का कॉन्सेप्ट कौन से आर्टिकल में है, तो वो 43 के अंदर है। फिर यहाँ पर फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भाई सहकारी मतलब गांव में जो व्यक्तिगत और सहकारी लेवल पे जो चीजें हैं वो आपका 43 के अंदर आता है। फिर आप इसमें दो चीजें हैं, ठीक है, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर और कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, दो चीजें आर्टिकल 43 के अंदर आती है। तो कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी होती है, कुटीर उद्योग क्या होता है, एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? कुटीर उद्योग का कोई एग्जाम्पल दे दीजिए सर पापड़ हाँ बनाना। बिल्कुल, लज्जत पापड़ वाले जो है वो कुटीर उद्योगी है। ये छोटे से घर में रह के 3-4 लोग, 2 लोग मिलकर बना सकते कुटीर। और ये बहुत बड़ा एक है। आप क्योंकि ये इससे ऊपर आते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वगैरह आते हैं, ठीक है, लेकिन कुटीर तो बिल्कुल ही छोटा सा होता है। अच्छा, अब इसी में एक 40, ये तो 43 हो गया, लेकिन इसमें बाद में 42वें संविधान संशोधन में एक आर्टिकल ऐड किया गया 43 का, 43A, ठीक है। और हमें पता है कि 42वें संविधान संशोधन जो है वो एक तरह का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब इतना ज्यादा बदलाव इसके अंदर है कि वो अपने आप में एक संविधान बन जाता है। हर फील्ड में वो कुछ ना कुछ बात को इम्प्रूव करने की बात बोलता है। जैसे कि प्रियम्बल पढ़ा हम लोगों ने, तो प्रियम्बल के अंदर बदलाव करने की बात बोली। अभी डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स में उसने कुछ बहुत सारी बातें बोली, ठीक है। तो अपने आप में ये आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या चेंज हुआ, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही हो जाता है। या प्री में भी सवाल पूछे गए कि 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या मुद्दे, तो कुछ कुछ मुद्दे मोटे मोटे तो आप समझ लीजिएगा, मतलब कि 42वें में ही हुए थे। थोड़ा सा या मतलब कॉन्शियसली याद रखिएगा कि क्या क्या हुआ था। वैसे बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन फिर भी मोटा मोटा तो समझने की कोशिश कर ही लीजिएगा। तो 43 का जब इसमें जोड़ा गया तो उसमें ये बात बोली गई कि राज्य जो है वो ऐसा व्यवस्था करेगा कि औद्योगिक संस्थानों में, संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बढ़े। इसके अंदर मतलब जो पार्टिसिपेशन है वर्कर का, वो मैनेजमेंट के अंदर जो है आए। मतलब कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, अब अमूमन मैनेजमेंट होता है और वर्कर्स होते हैं। अभी इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है कि जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा काम वो निकाल ले, कम से कम सैलरी दे, कम से कम सुविधाएं दे, ठीक है। ये कैपिटलिस्ट मानसिकता होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है बनना चाहिए। वही वर्कर्स बोलते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, हमें साफ पानी मिले, हमें एयर कंडीशनर ठंडा मिल जाए, तो हमें सुविधा, इंश्योरेंस की सुविधा मिल जाए, हेल्थ की मिल जाए, ऐसी बातें होता हो। इसलिए लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ है 60s में, 70s में बहुत ज्यादा हड़तालें हुआ करती थी। तो अब जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि 1975 में जब इमरजेंसी लगती है तो इंदिरा गांधी चाहती है कि गरीबों के लिए उसका माहौल बने, मतलब गरीबों का वोट बैंक वो क्रिएट कर सके अपने लिए। इसके लिए उसने कुछ कदम उठाए, इसमें से एक कदम ये भी रहा कि जो वर्कर्स हैं वो लोग भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। यानी कि मान लो मैनेजमेंट में अलग अलग जगह से 10 लोग लेने हैं, तो 2 आदमी जो होंगे वो वर्करों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, कि जो वर्कर लोग हैं वो अपनी बात कह सके मैनेजमेंट को कि भाई देखिए माहौल सही नहीं है, साफ पानी नहीं है, या सैलरी कम है, बोनस कम है, इस तरह की बात है। तो ये आर्टिकल 43 का में आया है, अमेंडमेंट हुआ है 42वां। कई बार पूछेंगे आपसे, अगर इतना भी पूछ सकते हैं कि डीपीएसपी के अंदर अमेंडमेंट से कौन कौन सी जोड़ी गई है, ठीक है। तो आपको इन सब बातों पर ध्यान रखना है।
या ओवरऑल मैंने जैसे कहा कि मेंस में ही पूछ ले आपसे वो कि 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी बातें बोली गई हैं, तो आपको अलग अलग चीजें पता होनी चाहिए इसके अंदर। तो थोड़ा सा ये 42वां जो संविधान संशोधन है ठीक से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा क्या चीज है। अभी मैं एक चीज और आपको अभी सवाल पूछ रहा हूँ जो है वो है इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए एक ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या चिड़िया का नाम है? ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट क्या चीज है? ट्रस्टीशिप नाम सुना आप लोगों ने? ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट नाम सुने? नहीं सुना? नहीं सुना? अरे हाँ या ना तो बोल दो भैया कम से कम, नहीं तो हम आगे बढ़ाएं फिर। नहीं सुना आप लोगों ने? जो लोग ने भैया मेंस के लेक्चर पढ़े हैं या सुने हैं, जब मैं गांधी जी के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था ये कि भाई एक ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट जो है गांधी जी ने अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक का मतलब क्या था कि किसे चार्ट दिखाया सर, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है तो किस आर के मौर्य ने आवाज नहीं आ रही है। चलिए खैर, हाँ तो गांधी जी ने सुनिए आप लोगों ने वही ना वीडियोस देखते नहीं हो ना, लेक्चर सुनते हो इसलिए आधी बातें याद रहती हैं। तो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट जो दिया वो गांधी जी ने अहमदाबाद, अच्छा ये तो पता है ना कि अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक हुआ करती थी, सुना ना? यस सर। किस संदर्भ में क्या हुआ था उस समय क्या हुआ था? चलिए पहले तो ये बताइए, ये सर उस टाइम प्लेग आया हुआ था। कहाँ पे? तो उसी सर उधर उसी रीजन में सर। जैसे प्लेग आ गया तो फिर उन लोगों ने फिर अपनी सैलरी की डिमांड की थी, हाई वेजेस की बात की थी। तो उसके बाद से उन लोगों ने मतलब 75% वेजेस बढ़ाने की बात की थी, मगर 25% वेजेस को ही सिर्फ बढ़ाया गया था, जिसमें गांधी जी ने सपोर्ट किया था ट्रेड यूनियन को, मजदूर उस क्लास को। गांधी जी के ना 3 मूवमेंट हुए थे एक टाइम पर 17-18 में। एक है आपका चंपारण, ठीक है, चंपारण खेड़ा, और उसके बाद आपके खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आती है, ठीक है। मैंने आपको जो पढ़ाया था मेंस में तब ये मैंने बोला था कि भाई बरसात हो गई थी गुजरात में बहुत ज्यादा। गुजरात में जब बरसात हुई तो पहले तो खेड़ा में ये हुआ कि जितनी फसल थी वो ही डूब गई, तो उनके पास टैक्स पे करने के लिए पैसा नहीं था। तो खेड़ा का आंदोलन तो इसी बात पे हो गया था कि भाई कि सरकार जबरदस्ती टैक्स कलेक्ट कर रही थी और वहां पर लोगों ने बोला कि नो टैक्स कैंपेन चला देते कि हम टैक्स नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या टैक्स पे करेंगे आपको। तो बाद में वहां की सरकार तो मान गई कि चलो ठीक है, उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने भी टैक्स कलेक्ट करना बंद कर दिया। लेकिन पैरेलल ही अहमदाबाद में क्या हुआ कि प्लेग फैल गया। गर्मी, अब प्लेग कैसे फैलता है? ये नाम कभी सुना प्लेग का आप लोगों ने? प्लेग सुना है ना? कैसे फैलता है प्लेग? कैसे फैलता है? चूहों के मरने से। चूहों के मरने से नहीं, चूहों के ऊपर एक पिस्सू होता है, उस वो जब कांटेक्ट में आता है इंसान के तो प्लेग फैलता है, ठीक है। और प्लेग एक तरह का चूहा एक तरह का कैरियर है प्लेग का, ठीक है। तो अहमदाबाद में जो बरसात हुई तो बहुत सारे चूहे निकल आए, वहीं से उसी में प्लेग फैल गया। और प्लेग फैला तो जितने मजदूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो सब घर की तरफ भागे। और मजदूर कौन होते हैं? बिहार के साइड के, नॉर्दर्न इंडिया के थे, ठीक है। जैसे अभी कोरोना के समय में सब लोग अपने अपने घर भागे, तो उस समय वो लोग अहमदाबाद से भागने लगे। अब जो टेक्सटाइल कंपनी वाले उनको लगता था यार तो ये तो पैसा डूब जाएगा हमारा, इतना सब मजदूर चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि तुम मत भागो और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और हम तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा भी देंगे, तुम्हें बोनस भी देंगे। तो कुछ मजदूर रुक गए, ठीक है। बोनस जो था लगभग 75% हुआ करता था उस समय। अब एक साल तो उन्होंने दिया सब कुछ बढ़िया तरीके से कुछ समय तक। जब प्लेग कंट्रोल में आ गया, खत्म हो गया, तो टेक्सटाइल कंपनी वालों ने कहा कि हम भाई प्लेग नहीं, अब बोनस नहीं देंगे, जब तो सब ठीक हो गया है। लेकिन अब एक बार सैलरी बढ़ जाती है तो फिर बढ़ जाती है, किसको अच्छा लगता है कि सैलरी कम हो जाए। तो ये लोग अड़ गए मजदूर लोग, उन्होंने ना जी ना, अब तो आपने तो बोला लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई, देखा नहीं आपने क्या ये हो गया वो हो गया, तो अपने लॉजिक्स दिए उन्होंने। लेकिन इस बात को लेकर विवाद हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। और अहमदाबाद वालों ने फिर मिल स्ट्राइक कर दिया और वहीं पर भी गांधी जी आते हैं। गांधी जी भी इस बीच में दोनों पार्टियों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे गांधी जी ने एक ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट दिया था, बोला था कि देखो भाई, किसको बोला था? ये मिल मालिकों को, कि देखो आप लोग ये मत समझो कि जो आपके पास है ये फैक्ट्रियां, ये जमीनें, ये आपका अपना है। ये सब इस देश के गरीब लोगों का है और ये आपके पास है, ये आप एक तरह का ट्रस्टी हो। आप इसके ट्रस्टी मतलब इसे देखभाल करने के लिए हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक देखभाल तो करो और इसमें से पैसा जो आएगा वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो
मजदूरों को, गरीब लोगों को प्रोवाइड किया जाए। मतलब कहने को तो ये आपके नाम रजिस्टर्ड है, सब कुछ आपका है, लेकिन एक तरह से आप इसके इन सबके मालिक, लिखित में तो मालिक हो, लेकिन आप एक तरह का ट्रस्टी भी हो, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप गरीबों के लिए जो है वो चीजें इजी प्रोवाइड कर दो आप, ठीक है। तो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट जो है ये गांधी जी का अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से आया, एग्जाम में आता है, ठीक है। अब ये जो ना कॉन्सेप्ट बड़ा डाइसी कॉन्सेप्ट है, ये गांधी जी के विरोधियों को पल्ले नहीं पड़ा है, जैसे अंबेडकर को कभी पल्ले नहीं पड़ा है, क्या यार ये क्या चीज है ना। और जिन्ना वगैरह बहुत ज्यादा इसके बहुत ज्यादा बाद में भी मतलब ऐसा नहीं था कि गांधी जी के फंडे सबको समझ में आ जाते थे, सबको समझ में नहीं आते थे। अब आप भी बोल सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें समझ में आती थी, कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी, वो अलग बात है। तो वहीं से चीजें आती है निकल के, जब 42 अमेंडमेंट इसमें आता है, तब अपने आप को थोड़ा सा प्रो पुअर, मैंने पुअर का हिमायती दिखाने के लिए कि मिल के जो फैक्ट्री के जो मजदूर हैं या कृषि मजदूर हैं वो भी मुझे आइडियलाइज करें, तो इंदिरा गांधी 42वें संविधान संशोधन से 43 का एक नया सेक्शन बनाती है, इसमें बोला कि जो मजदूर हैं इनके अपने हक के लिए वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि वो भी उनका सीटें भी मैनेजमेंट की में होनी चाहिए, जिससे कि कंपनी और अच्छी तरीके से रन कर सके, ठीक है। तो ये 43 का है ये। फिर इसमें आता है कुछ 48 आता है, फिर से अब बीच में गैप हो गया, 44, 45, 46, 47 ये अलग तरह के, तो वो है 45 आता है। 48 क्या बोलता है कि भाई राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, कि जो स्टेट है वो इन्वेस्टमेंट करेगा किसी तरह से जो एग्रीकल्चर है और जो ये आपका पशुपालन है, ठीक है, ये थोड़े से ज्यादा मॉडर्नाइज हो सके, या कि नए नए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सके, नई नई चीजें इस्तेमाल हो सके, और विशेष रूप से जो दूध देने वाले जो नस्लें हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको सुधार किया जाए और उनके वध पे रोक लगाया जाए, जैसे कि गौ हत्या, ठीक है। तो गौ हत्या का कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 48 से डिराइव हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि ऐसी गाय जो लोग दूध, ऐसे जानवर जिसमें दूध देती हैं तो उनको मारा ना जाए, इलीगली ना मारा जाए, तो ये आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आर्थिक लेवल वाला काम हो गया कुछ आर्टिकल्स से। अब हम सामाजिक बात करते हैं, सामाजिक जस्टिस पर, सामाजिक न्याय संबंधित जो आर्टिकल्स टीपीएसपी में है वो है 2, 46 और 47। 46 क्या है, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों को, यानी कि जो कमजोर वर्ग है, SC ST OBC या अमीर सॉरी नॉन रिजर्व कैटेगरी में भी जो गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उनको दुर्लभ वर्ग कहेंगे। विशेषता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर क्लासेस, ठीक है। तो मतलब कि क्या पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह से एजुकेशन उनमें फैलनी चाहिए और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में फैलना चाहिए, तो ये चीज जो है वो राज्य करेगी, स्टेट करेगा, ऐसी बात आर्टिकल 46 में कही गई है। तो सोशल जस्टिस की बात यहाँ पर है। फिर एक आर्टिकल 47 भी है, राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो इसमें आता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। न्यूट्रिशन, आपने खाना खाया, फैट उसके अंदर है, कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर है, एक आधा चीजें और भी इसके अंदर होगी, लेकिन वो न्यूट्रिशियस फूड है या नहीं है, उसमें विटामिन A B C D इस तरह की चीजें आपको अवेलेबल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये है। अभी जैसे मिड डे मील वगैरह में कई बार ये आया कि पहले तो खाने की बात भी आई, बाद में ये आया कि खाना जो दे रहे हैं वो खाना भी ज्यादा पौष्टिक होना चाहिए, जिससे कि खून की कमी है, एनीमिया है या इस तरह की बीमारियां जो हैं वो दूर किया सकें। तो ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इंसानों के अंदर जो है वो लेवल न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाया जाए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव की जाए, यानी कि जैसा जीवन स्तर है उसको सुधार किया जाए, जिससे कि इंप्रूव पब्लिक हेल्थ भी हो, यानी कि जो आपको बीमारियां हो तो आपके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, इक्विपमेंट्स, ये सब चीजें रहनी चाहिए। ऐसी बातें आर्टिकल 47 में की हैं, और ये बातें जो है कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय संबंधित आपका निर्देशक तत्व है। फिर से पढ़ देता हूँ, आर्टिकल 47, राज्य लोगों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने वाले के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों और अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। तो ये आर्टिकल 47, इसमें 3-4 बातें हो रही हैं। पहला क्या है कि जीवन स्तर को सुधारेगा, न्यूट्रिशन को बढ़ावा देगा,
ठीक है। और आपका जो मादक द्रव्य है यानी कि ड्रग्स वगैरह है, इस पे कंट्रोल लगाएगा। तो 3 चीजें इसके अंदर कवर की गई हैं और तीनों का इंडिविजुअली ही एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर वो मादक द्रव्यों के बारे में बात करेगा तो भी 47 आंसर है इसका आर्टिकल। वो अगर बात करेगा आपका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाने की तो भी आर्टिकल 47 इसका है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की बात करें तो आर्टिकल 47 है। ठीक है, समझ गया ना? ये अलग अलग एक ही क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से वो पूछ सकता है वो। अब इसमें आता है एक और सेगमेंट है, वो है न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी तत्व। न्याय शिक्षा, इसमें है आर्टिकल 39 का। क्या बोलता है? सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध होगा। आर्थिक रूप से कमजोर या किसी अन्य प्रकार के व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई। तो आर्टिकल 42 में इस चीज को जोड़ा गया था संविधान संशोधन के अंदर, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। फ्री लीगल एड, सबको जो है किसी तरह एक वकील साहब तो प्रोवाइड कराए दिए जाए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, प्रोवाइड करते हैं वो। इसको कहते हैं फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस की बात करता है। ये आर्टिकल कहता है 39 का बोलता है। और इसी सेक्शन में आता है आर्टिकल 44 जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। सिविल का मतलब क्या होता है? शादी ब्याह, प्रॉपर्टी, ठीक है, डिवोर्स, ऐसे मैटर जो हैं उन्हें सिविल कोड कहा जाता है। और जो क्रिमिनल कोड होते हैं वो आईपीसी सीआरपीसी वाले होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि शादी ब्याह, तलाक और प्रॉपर्टी के बारे में, हाँ, ऐसे कानून जो थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया में सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी लोग उसको फॉलो करें। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें शादी ब्याह, तलाक और प्रॉपर्टी के बारे में जो भी कानून है वो ऑल ओवर इंडिया में एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग। जैसे कि अभी आजकल क्या है कि हिंदू एक ही शादी कर सकता है, मुस्लिम 4 शादी कर सकता है, ठीक है, लीगल तो है ही है ना। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाएगा तो सबको एक शादी करनी पड़ जाएगी या कुछ और एक ऐसी देश बात। एक कानून। हाँ, अब इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू सवाल बन सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि 2024 में इलेक्शन है ना, तो नेक्स्ट ईयर बीजेपी के एजेंडा में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ही आ रहा है। और हो सकता है कि वो इसके लिए भी एग्रेसिवली आगे बढ़े कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अब आपको इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर थोड़ा सा सही हो। हाँ, हेलो हेलो सर, अगर शराब बंदी पे रोक लगाना है या उसको बनाने के लिए परमिशन देना है तो जैसे खान पान के लिए आर्टिकल 47 में सारी चीजें डिस्क्राइब की गई हैं, तो उसमें आर्टिकल 47 यूज होगा? देखिए, डीपीएसपी है क्या? डीपीएसपी आपको एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, गाइड करने के लिए है कि भैया ऐसा कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। अब दादाजी आपके घर में है, वो आपको बोलता है बेटिया पढ़ाई कर लोगे तो अच्छा बन जाओगे, अच्छे खाना बनाना सीख लोगे तो ससुराल जाओगे तो पका लोगे। अब ये तो गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन इसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये नहीं वो करना है, ठीक है। फॉलो करना करना ना करना सरकार का काम है कि ऐसे कानून बने। अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अब बोला तो गया था कि भाई ऐसा देश में ऐसा वक्त आए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड सब ऐसा हो जाए, लेकिन अभी इसको इंप्लीमेंट कानूनी रूल पे नहीं किया गया। शराब की बात कर लेते हैं। शराब, अब गांधी जी जो थे वो शराब विरोधी थे और उन्होंने कहा था कि शराब जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी है कि शराब उन्होंने उस समय भी जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो, और जो गांधी जी के सपोर्टर में औरतें थी वो लोग शराब के दुकानों के सामने खड़ी हो जाती थी और उनका विरोध करते थे कि भाई ये दुकानें बंद होनी चाहिए, और गांधी जी भी पूरा सपोर्ट करते थे। आप समझिए इस बात को लेकर कि जब 1937 में सरकार बनती कांग्रेस की, 1937 में सरकार बनती कांग्रेस की, एम आई राइट? सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं मैं? अरे देश तो 47 में आजाद हुआ है, तो 37 में कैसे बनी सरकारें? कुछ सरकारें कांग्रेस की थी, प्रांतों में इलेक्शन भी होते थे 1935 के अधिनियम के तहत 37 तो में आप ठीक है, तो इलेक्शन होते थे ना। तो जब जहां जहां कांग्रेस जीता तो गांधी जी ने बोला कि भैया यहाँ तो शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन अब शराबबंदी ना बड़ा एक अजीब सा है। अभी आपने कोरोना में क्या देखा, जब सब पूरा देश बंद था तो मोदी जी ने क्या किया, शराब की दुकानें खुलवा दिए ना। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, पैसा बहुत इकट्ठा होता है, ठीक है, टैक्स के माध्यम से। अब टैक्स के माध्यम से इकट्ठा जो होता है, आप देखो ना, मसाला मतलब इंस्टेंट ये आपका खैनी और ये तंबाकू, गुटखा, ठीक है। अब ये तो है तो कैंसर करने वाले हैं, बहुत खराब है, लेकिन सरकार क्यों नहीं बंद करती है? क्योंकि टैक्स
दिक्कत हो जाएगी ना, मतलब टैक्स कहाँ से आएगा। अगर आपको हॉस्पिटल खोलना है तो आप विडंबना देखिए कि शराब का पैसा जो इकट्ठा होता है उससे जाके आप हॉस्पिटल खोलते हो, या जो सिगरेट के जो पैसे से आप स्कूल्स खोलते हो। विडंबना है, ये सच्चाई है, क्योंकि उस पे लोग पैसा खर्चा कर सकते हैं। कोई नशा कैसी चीज है जब जो जो उसका आदि हो जाता है तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता, पैसा खर्चा करता है। इसलिए देखो आप सिगरेट के जो पैसा है, कॉस्ट है, वो लगातार बढ़ती आती है। तो जिस तरह मोदी जी को लगा कि यार कोरोना में सब कुछ बंद है तो कहीं से कुछ रिकवरी हो, तो उन्होंने ठेके, सबसे पहले ठेके खोल दिए। बहुत लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया, लेकिन प्रैक्टिकल बात तो ये कि उनकी गलती नहीं है, उनको कहीं से तो रेवेन्यू चाहिए था ना उनको। और 37 में भी जब गांधी जी ने कहा, कांग्रेस के लोगों से कहा कि देखो भाई सर, मैंने तो इतनी प्रॉमिस किया है कि शराब नहीं होता, मैंने अपनी महिलाओं से कहा है कि शराब नहीं होना चाहिए, तो उस समय नेहरू और बाकी लोग भी गांधी जी के इस फैसले के खिलाफ हो गए थे। उन्होंने कहा था कि सर जी, गांधी जी, हम लोग ना शराब नहीं बंद कर सकते क्योंकि शराब से टैक्स बहुत आता है। यहाँ तक डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात को लेकर बहुत अगेंस्ट थे कि शराब पे बैन लगाया जाए, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था रेवेन्यू कहाँ से आएगा, रेवेन्यू का हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है। तो अब ये तो हुआ, कभी बैन, कुछ जगह बैन लगा हुआ है, गुजरात में बैन लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है, जहां पर बैन लगता है तो वहां पर तो समझो कि और ब्लैक मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग मतलब एक बोतल बेचने में मान लो सरकार को 100 रुपया इकट्ठा हो रहा है, लेकिन अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो समझो सरकार को 100 रुपया भी नहीं मिलेगा और सिर्फ इलीगली जाएगा। अब गुजरात चले जाओ ना कभी, कहने को तो वहां पर शराब बंद है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप गुजरात जाओ, वहां पे जैसे होटल में रुकोगे तो होटल वाला खुद ही बोल देगा सर कौन से ब्रांड की पियेंगे आप, तो होटल वाला खुद ही अरेंज करता है। अब वो जब उन्होंने अरेंज कर लिया, कहीं से राजस्थान से आ गई, महाराष्ट्र से आकर रखे हुए लोग, क्राइम है, इलीगल है ये। बिहार में भी नेबरिंग तो बंद है स्टेट सर। बिहार में भी यही है, ठीक है, तो अब है तो इलीगल, ठीक है, लेकिन वो काम, गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अनएथिकल है, ठीक है, इलीगल है, सब कुछ है। लेकिन अब मान लो चलो आपने ऑर्डर दिया कि मुझे फला एक बोतल लिया ये, तो जो इस पे जो ट्रांजेक्शन हुआ वो पूरा ब्लैक में है, सरकार को कुछ नहीं मिला, सरकार को कुछ नहीं मिला, सारा पैसा लोगों में बैठ गया, क्रिमिनल्स को बैठ गया। तो सरकार इसलिए भी नहीं लगाती है कि यार पीने वाले तो पियेंगे ही, पीने वालों को बहाना चाहिए होता है, सूरज निकलेगा तभी पियेंगे, सूरज नहीं निकले तभी पियेंगे, दो ही वक्त पीते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो लोग पी रहे हैं, वो किसी तरह से अरेंज कर रहे हैं, सरकार को फायदा नहीं हो रहा है। सरकार ने कहा कि यार अगर ऐसे ही है, सबको चोरी छुपे ही पीना है, पीना तो टैक्सी लगा दो, कुछ पैसा ही कलेक्ट हो जाए, जिसको पीना तो पीता ही रहेगा वो तो अब क्या है, जब आपका ये हुआ डीपीएसपी बना, तो गांधीयन प्रिंसिपल डाले गए, गांधी के विचार, तो उसमें ये शराबबंदी है। लेकिन ये गांधी के विचार थे कि ऐसा देश होना चाहिए जहां पे शराबबंदी हो, लेकिन शराबबंदी के ऊपर कानून नहीं बना है पूरा ऑल ओवर इंडिया वाला। अब आप ये नहीं बोल सकते कोर्ट में जाकर कि सर जी देखिए गांधी जी ने तो कहा था कि शराब बंद होना चाहिए और ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट वाले आपकी बात नहीं मानेंगे। वो कहते हैं कि भाई ये डीपीएसपी है, वो एनफोर्स नहीं हो सकता, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, गाइड करने के लिए है कि ऐसी नीतियां बननी चाहिए जो डीपीएसपी में बताई गई हैं। सरकार बनाती है नहीं बनाती, सरकार से पूछिए, सरकार का मैटर है, एग्जीक्यूटिव मैटर है, ना कि जुडिशरी वाला मैटर है। क्लियर हो गया? जी कुछ सर। ठीक है ना। अब आगे आर्टिकल 35 यूनिफॉर्म सिविल कोड क्लियर हो गया आपको, थोड़ा सा और स्टडी कर लीजिएगा इसके ऊपर। अब इसमें कई मसले मसाइल हैं भाई, इसके अंदर बड़े कंट्रोवर्सी, और मुझे लगता है कि 2024 के इलेक्शन से पहले ये तो काफी ज्यादा इसमें अभी हंगामा होने वाला है, ठीक है। तो ये होगा, और इसमें आपको भी अपने कुछ पॉइंट्स याद रखने के, अगर मान लो एग्जाम में सवाल आता किसी भी रूप में आएगा, ठीक है, या तो प्री में आ गया तो आर्टिकल 44 पूछ लेगा, कई बार पूछा भी गया, पहले भी पूछा गया, ठीक है, और अगर मेंस में आएगा तो थोड़ा सा वो एथिक्स में डाल देगा, घुमा के डाल देगा कि भाई ऐसा ऐसा क्या सही रहेगा, क्या किसी के धार्मिक मैटर में तो इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि आजकल जो हिजाब और इस तरह की चीजों पे बहुत ज्यादा केसेस चल रहे हैं, उस तरह का माहौल है, तो पीसीएस वाले या यूपीएससी वाले ना कभी इन चीजों का एक इनडायरेक्टली भी आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं कि क्या है, वो एथिक्स पे कोई केस स्टडी डाल देगा आपको इस तरह का, तो वो आपसे वो खोज लेंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो आप बच नहीं सकते उन लोगों से, आप कितना भी झूठ बोल लो, ना जी ना मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूं, लेकिन सवाल अगर कैसा आ जाएगा कि आपकी न्यूट्रलिटी जो है वो दिख जाती है कितनी है, ठीक है। चलिए, तो आप थोड़ा सा तो पढ़ेंगे। आर्टिकल 45 क्या बोलता है कि राज्य प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। 6 वर्ष से कम यानी 0 to 6, ठीक है, कि उनको देखेगा कि उनको भाई पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, तो उनके लिए जो छोटे जो किंडरगार्टन होते हैं वो खोल के देगा।
लेकिन ये कहीं आपने सुना ये सेम ऐसी बातें कुछ 6 से 14 के बीच में भी बोली गई हैं कहीं पर, याद है आपको? 86 संविधान संशोधन 2002। कौन सा? आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, Yes, sir. 86 अमेंडमेंट एक्ट। 86 2002, ठीक है। उसमें बोला कि भाई Yes, sir. डीपीएसपी में रखेंगे। सरकार ने कहा कि ना अब हम जिम्मेदारी लेंगे, अब हम फंडामेंटल राइट्स कर देंगे इसको। और फंडामेंटल राइट करने का मतलब ये है कि अब सारे बच्चे पढ़ेंगे और सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाएगी, पढ़ने वाले बच्चे सब बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो तभी आपका जो राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूल खुलते हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, टीचर्स के रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। लेकिन डीपीएसपी में होने का मतलब था कि हाँ भाई होना चाहिए, अब होना चाहिए और होने में फर्क है, ठीक है। जब फंडामेंटल राइट्स में बना तो वो 6 to 14 जब उन्होंने ले लिया तो डीपीएसपी के अंदर भी बदलाव होकर वो 0 to 6 हो गया। पहले जो था वो 6 to 14 डीपीएसपी का हिस्सा था, ठीक है। और जब फंडामेंटल राइट्स में गया तो फिर वो उधर चला गया। आर्टिकल 40 ये भी गांधी जी वाला है, राज्य ग्राम पंचायतों के गठन की कदम उठाएगा। पंचायत और इतने अधिकार शक्ति देगा जिससे कि वो एक तरह के स्वायत्त शासन के इकाई के रूप में कर सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब देखो आर्टिकल 40 जो है विलेज पंचायत की बात कर रहा है, और अब बाद में देखो कानून बने कि नहीं बना इसके ऊपर, इसके बाद हमारा संविधान के ऊपर बने। तो जब ये संविधान लिखा गया होगा तो आर्टिकल 40 में तो उस समय तो पंचायत नहीं हुआ करती थी ना, ठीक है। तो आप ये देखो कि डीपीएसपी की कई सारी बातों पे बहुत सारे कानून बने किया जा रहा है। हाँ, तो शेड्यूल 11-12 लागू किए, 11-12 आया, ठीक है। तो अब आया, तो अब जैसे मालूम हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आ जाए, सेम आ जाएगा कि डीपीएसपी में पहले था कि गाइड कर रहा है, समय आ जाएगा और इच्छा शक्ति होगी तो वो बन जाएगा, मान लो, ठीक है ना। तो सरकार धीरे धीरे करके काम कर रही है। आर्टिकल 50 इंपॉर्टेंट है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये क्या चीज है भाई? न्यायपालिका, कार्यपालिका और तीसरी कौन सी होती है? विधायिका, यानी कि पार्लियामेंट। ताकि सर जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है सर, जो हमारा जस्टिस है वो किसी भी जो हाई प्रोफाइल सर नेता हो गया या फिर कुछ भी हो गया, गवर्नमेंट कह सकते हैं जिसको, वो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। देखो मैंने पहले भी बताया कि उनके ऊपर किसी का दबाव ना हो। बैलेंस ऑफ पावर हो, बैलेंस ऑफ पावर है, ठीक है ना। 3 बड़ी पावरफुल चीजें हैं, समझ लो ब्रह्मा विष्णु महेश है तीनों ही है, ठीक है। तो तीनों का अपना इंपॉर्टेंस है, तीनों को मिलकर काम करना तभी चलेगा, सृष्टि चलेगी, ठीक है ना। हमारे हिंदू में तो यही चलता है ना। तो अब यहाँ पर भी देखिए कि एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, मतलब पार्लियामेंट ने कानून बनाया, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम क्या है? वो है काम सरकार का, एग्जीक्यूटिव का। और उस काम की समीक्षा करने का काम किसका है? आपका जुडिशरी। सही काम। अच्छा, आप सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, लेकिन काश इतना सब कुछ अच्छा होता है। अब यहां से एक सवाल आपको आता है कि हो क्या रहा है धीरे धीरे कि जिसके पास जितनी पावर आ रही है वो तो रख रहा है, वो चाहता है दूसरी पावर भी उसको मिल जाए। यानी कि एग्जीक्यूटिव चाहता है कि जो पार्लियामेंट उसके नीचे रहे, एग्जीक्यूटिव सरकार चाहती है कि कोर्ट उसे कुछ ना बोले, कोर्ट चाहती है कि कोर्ट अपने फरमान लिख लिख के चाहती है कि सरकार के वो दबाव डाल दे, ठीक है। तो न्यायिक सक्रियता। हाँ ये बिल्कुल कि आपका एक्टिविज्म ज्यादा हो रहा है, एक शब्द आता है एक्टिविज्म, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म, ये आपका इंटरव्यू में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, और ये मेंस में सवाल आते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि जब कोर्ट जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती है। भाई कोर्ट का जितना काम है वो तो काम है ही, लेकिन वो जब वो काम भी करने लगती है जो सरकार को करना चाहिए या पार्लियामेंट को करना चाहिए, वो काम भी करने लगती है, तो उसे बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। कभी कभी कोई जज होते हैं वो जरूरत से ज्यादा ही ऐसे कानून ऐसा ऑर्डर कर देंगे, तो इसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना। और इसके ऊपर आप लिखोगे क्योंकि ये वर्ड ना आपको मेंस में कई बार देखने को मिलेगा, पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हो क्या रहा है, एक दूसरे की शक्तियों को अधिग्रहण कर रहे हैं कि नहीं थोड़ी मुझे और ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स, ओवरलैपिंग नहीं, थोड़ा सा एनक्रोचमेंट ऑफ पावर कह रहे हैं, ऐसे कहते हैं कि दूसरे की पावर को ले लो भाई, कि हम पावरफुल ज्यादा से ज्यादा बन जाए, ठीक है। तो ये चीजें ना थोड़ा सा हम जब मेंस पढ़ेंगे तो ज्यादा इसको डिटेल में जाके समझेंगे। अभी मैंने मोटा मोटा समझा दिया आपको। ये आर्टिकल 50 की बात है कि भाई ऐसा करो कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग रखो, कि जो है जो न्यायपालिका हो ना वो खुल के अपना फैसला दे सके। ऐसा ना हो कि जज साहब जो हैं वो चुने जा रहे हैं सरकार द्वारा, सरकार का इन्फ्लुएंस है तो वो सरकार के खिलाफ कोई केस मतलब कोई जजमेंट ही नहीं दे रहे। अब यहां से एक चीज बात निकल के आती है आपका क्या कहते हैं यार, वो
जो जजों को जब उसमें चुना जाता है, कोलोजियम, ठीक है, कि जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है कोलोजियम के माध्यम से अपॉइंट होते हैं। अब इस पे भी बड़ा कंट्रोवर्सी होती है। ये तो पता ना कैसे होते हैं जज अपॉइंट? जी सर, जी सर। ये सबको पता है कि नहीं पता है? कोलेजियम क्या चीज होती है, पता है? पता है? अरे हाँ ना तो बोल दो भैया, कुछ तो बोलो, जल्दी तो टाइम से निकल जाएगा। कोलेजियम सुना है कभी नाम आप लोगों ने? सब सो गए। हाँ पूरा नो सर, बिल्कुल नहीं सुना है सर, कोई जी सर। आइडिया नहीं है इसके बारे बोलो तो में। सही, रिएक्ट तो करो कम से कम यार। मुझे लगता है कि आप सब कुछ आता था, मैं कुछ और पढ़ा हूँ। मना तो कर दो। कोलेजियम का मतलब है कैसे appoint- सर ऐसे मुझे नहीं आता। आप लोग एसडीएम बनना चाहते हो, ठीक है, तो कोई पेपर दोगे, ठीक है, पेपर यस दोगे, सर। ठीक है, तभी तब एसडीएम बनोगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको पेपर नहीं देना पड़ता है। आप वहाँ पीसीएस जेएस के माध्यम से नहीं बनते हो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज। वहां पर क्या होता है कि वहां पर ये लिखा है कि वो इंडियन होना चाहिए, और दूसरा कि भाई वो अच्छा वकील होना चाहिए, 10 साल का पुराना वकील होना चाहिए, और थोड़ा सा एक जूरिस्ट अच्छा होना चाहिए, अच्छा मतलब सरकार की नजर में, कोर्ट की नजर में वो अच्छा, विधिवेता। हाँ हाँ, बड़ा बढ़िया बंदा होना चाहिए। जूरिस्ट कहते हैं, एमिनेंट जूरिस्ट इंग्लिश में वर्ड है ये। तो अच्छा, अब इनको चुनेगा कौन? इनको चुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक दो चीफ और जस्टिस। 3-4 छोटे जज उनके। तो जज जो हैं अपने जूनियर को ही अपॉइंट कर जो चुन रहे हैं, मतलब उनके नीचे कौन आएगा, सेपरेट बॉडी नहीं है कि जैसे अभी क्या होता है, यूपी पीसीएस आयोग जो है वो चुन आप लोगों को अपॉइंटमेंट एग्जाम लेगा और दूसरी जगह भेजेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, वहां पर ऐसा सिस्टम नहीं कि कोई और एक अलग से कोई सिस्टम बना हुआ है और वहां के बाद सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के लोग अपने जूनियर को खुद ही चुन रहे हैं, ठीक है। अब इसके प्रॉब्लम क्या था कि इसमें मर्जी बहुत चलती है भाई। सुप्रीम कोर्ट के जज जो जिसको चाह जाएंगे 4-5 लोग जो हैं, मतलब जिसका एक सिस्टम बना है वो चल रहा है। अनुकंपा नियुक्ति। अब यही देखो ना, अनुकंपा का तो मुझे नहीं पता शब्द। अब ये देखो कि जुडिशरी में आप ये देखना कि जो उसके पापा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं, उसके बच्चे भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। यस सर। या बहुत बड़े कोई वकील फैमिली से चला आ रहा है तो वही बन जाता, मतलब एक तरह का ग्रुप बन गया है कि वहीं से सुप्रीम कोर्ट के जज आ रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए मोदी सरकार जब आई तो एनजीए लेकर आई थी, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी लेकर आई थी। उसमें कहा था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे, सरकार के लोग भी होंगे, ऑपोजिशन के लोग भी होंगे, और तब हम चुनेंगे जज को। लेकिन इसको क्या किया, नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम